तारीख 28 फरवरी 2026। समय सुबह का वक्त। स्थान ईरान की राजधानी तेहरान का पास्चर स्ट्रीट। ये कोई आम सड़क नहीं थी, ये इस्लामिक रिपब्लिक का सबसे सुरक्षित, सबसे अभेद्य किला था। एक ऐसा वीवीआईपी इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस सड़क के दोनों तरफ हथियारों से लैस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एलीट कमांडोज मूर्तियों की तरह अपनी जगहों पर तैनात थे। लेकिन उस मनहूस सुबह अचानक एक स्याह अंधेरा छा गया। कोई हवाई सायरन नहीं बजा, किसी रडार ने कोई चेतावनी नहीं दी। पूरे पास्चर स्ट्रीट के सेलुलर नेटवर्क और अत्याधुनिक सैन्य संचार प्रणालियों को एक अदृश्य ताकत ने पूरी तरह हैक कर लिया था। गार्ड्स के मिलिट्री रेडियो पर सिर्फ मौत का सन्नाटा था। उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत आसमान से नहीं, बल्कि उनके खुद के बुने हुए डिजिटल जाल से उन तक पहुंच चुकी थी। महज कुछ सेकंड्स के अंदर आसमान का सीना चीरते हुए इजराइल की वायुसेना के प्रिसिजन गाइडेड बमों ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के अति सुरक्षित कंपाउंड को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। आसमान में बारूद और धुएं का एक विशाल गुबार उठा और जो खूंखार शासन पिछले 4 दशकों से पूरी दुनिया को अपने खौफ में रखता था, उसका गुरूर उसी मलबे में हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये खौफनाक हमला कैसे हुआ। सवाल ये है कि दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक रडार सिस्टम्स के होते हुए इजराइल के जेट्स ईरान की राजधानी के दिल तक बिना किसी खरोंच के कैसे पहुंच गए। ईरान की वायु सीमा की हिफाजत रशियन S-300 सिस्टम, स्वदेशी बावर 373 और चीन से मंगवाए गए अत्याधुनिक HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम्स कर रहे थे। फिर भी 1100 नकली कमर्शियल जहाज़ों के एक भ्रामक डिजिटल डेटा ने एक पूरे मुल्क की आंखों पर पट्टी कैसे बांध दी, और कैसे वृत्तांत का ये खून से सना पन्ना भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। ये कहानी किसी एक हवाई हमले की नहीं है, ये कहानी है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन राइजिंग लायन की, उस खौफनाक साजिश, अदम्य साहस और टेक्नोलॉजिकल दहशत की जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इस महाविनाश की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, इसकी बिसात सालों पहले बिछाई जा चुकी थी। ईरान ने इजराइल का वजूद नक्शे से मिटाने के लिए एक रिंग ऑफ फायर यानी आग का एक अभेद्य घेरा तैयार किया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही और इराक में शिया मिलीशिया। ये ईरान की वो खौफनाक प्रॉक्सी फौज थी जिसके दम पर वो खुद को मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह समझता था। ईरान का ये पक्का विश्वास था कि अगर इजराइल या अमेरिका ने कभी सीधे तेहरान की संप्रभु जमीन पर एक भी बम गिराने की हिमाकत की, तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल के शहरों पर हजारों रॉकेट्स की ऐसी भीषण बारिश करेगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 तक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक दांव चला। 500 से ज़्यादा भारी बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ इजराइल की तरफ दागी गईं। आसमान में आग का तूफान था और ज़मीन पर मौत का साया। लेकिन इजराइल और अमेरिका के जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड्स स्लिंग और अंतरिक्ष के किनारे तक मार करने वाली अमेरिकी थैड बैटरियां शामिल थीं, ने इस तूफान को एक अभेद्य लोहे की ढाल की तरह रोक लिया। 95% बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही जहन्नुम पहुंचा दिया गया। आसमान में आग के गोलों की बारिश हो रही थी, लेकिन इजराइल की जमीन महफूज थी। और ठीक यहीं से इजराइल के अंडरग्राउंड वॉर रूम में एक खौफनाक फैसला लिया गया। सांपों के फन कुचलने का वक्त अब जा चुका था। अब सीधे सांप के सिर को काटना था। इजराइल और अमेरिका को समझ आ गया था कि ईरान के खौफ का पर्दा अब पूरी तरह फट चुका है। उनकी डिटेरेंस की नीति राख हो चुकी थी। लेकिन ईरान की हदों के अंदर घुसना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा था। एक ऐसी खौफनाक खाई जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। ईरान की वायु सीमा कोई खुला आसमान नहीं था। ये लेजर और रडार्स का एक ऐसा त्रिस्तरीय चक्रव्यूह था जिसे भेदना दुनिया की किसी भी फौज के लिए नामुमकिन माना जाता था। अगर कोई भी लड़ाकू विमान इस रडार की पकड़ में आता तो उसे सेकंडों में ढेर कर दिया जाता। इजराइल के टॉप सैन्य कमांडर्स और मोसाद के चीफ्स जानते थे कि अगर सीधे और पारंपरिक तरीके से हमला किया गया तो उनके लड़ाकू जेट्स और पायलट निश्चित रूप से वीर गति को प्राप्त होंगे। उन्हें एक ऐसे मास्टर प्लान की जरूरत थी, एक ऐसी गहरी साजिश जो सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं बल्कि दिमागी दहशत और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाए। और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध।
सबसे बड़ी रुकावट आसमान में नहीं बल्कि जमीन के नीचे थी। ईरान के पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जैसे खैबर शेखन, सेज्जिल और फतेह 1। ये पुरानी मिसाइलों की तरह तरल ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल से नहीं चलती थी। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले घंटों तक उनमें बेहद जहरीला ईंधन भरना पड़ता है, जिसे दुश्मन के सैटेलाइट्स आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन ईरान की ये नई मिसाइलें ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल से चलती थीं। इन्हें जमीन के नीचे गहरे बंकरों में हमेशा तैयार रखा जाता था और इन्हें लॉन्च करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते थे। इजराइल की वायुसेना एक एक मिसाइल को ढूंढकर नष्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए इजरायली इंटेलिजेंस ने एक चोक पॉइंट यानी एक ऐसी कमजोर नस खोज निकाली जिस पर वार करने से दुश्मन का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाए। ईरान की इन खतरनाक मिसाइलों को बनाने के लिए एक बेहद खास और दुर्लभ मशीन की जरूरत होती थी, प्लैनेटरी सॉलिड फ्यूल मिक्सर। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का बारूद बनाना मौत के साथ आंख मिचोली खेलने जैसा है। अमोनियम परक्लोरेट जैसे खतरनाक केमिकल और एल्यूमिनियम पाउडर को एक वैक्यूम के अंदर बिल्कुल सटीकता से मिलाना होता है। अगर ये बारूद सही से न मिले, अगर उसमें 1 मिलीमीटर का भी हवा का बुलबुला या दरार रह जाए, तो मिसाइल लॉन्च होते ही आसमान में भयानक धमाके के साथ खुद ही नष्ट हो जाती है। ये सटीक मिश्रण केवल वो विशाल प्लैनेटरी मिक्सर्स ही कर सकते थे। ईरान के पास इन भारी मशीनों को बनाने की कोई भी तकनीकी क्षमता नहीं थी। वो पूरी तरह से चीन के सप्लाई चेन और हांगकांग की शेल कंपनियों पर निर्भर था। अगर इजराइल इन मशीनों को नष्ट कर देता तो ईरान का पूरा मिसाइल प्रोग्राम सालों के लिए अपाहिज हो जाता। लेकिन उन अंडरग्राउंड फैक्ट्रियों तक पहुंचे कैसे? तभी इजराइल की कुख्यात साइबर यूनिट 8200 और यूएस साइबर कमांड ने एक ऐसी खामोश चाल चली जिसने ईरान के जनरलों की रूह कंपा दी। ईरान की कट्टरपंथी सत्ता ने अपनी ही जनता की आज़ादी छीनने, उनकी जासूसी करने और सख्ती से हिजाब कानून लागू करने के लिए पूरे देश के चप्पे चप्पे पर लाखों अत्याधुनिक ट्रैफिक और सिक्योरिटी कैमरे लगाए थे। यूनिट 8200 के हैकर्स ने ईरान के इसी विशाल सर्वेलेंस स्टेट को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने इन लाखों कैमरों के नेटवर्क को चुपचाप हैक कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने IRGC के टॉप कमांडर्स की दिनचर्या, उनकी गाड़ियों के नंबर, उनके छिपने के सेफ हाउस और उनके गुजरने वाले रास्तों का एक एक सेकंड का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। दुश्मन की जासूस आंखें ही अब इजराइल के अचूक निशानेबाज बन चुकी थीं। लेकिन आसमान के उस रडार के जाल का क्या? एयर डिफेंस को जमीन से कैसे अंधा किया जाए? यहां दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद के स्लीपर सेल्स ने अपनी खौफनाक एंट्री ली। मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स ने महीनों की कड़ी मेहनत से आम कमर्शियल गाड़ियों में छोटे लेकिन बेहद घातक और एडवांस माइक्रो ड्रोन्स छिपाकर ईरान के अंदर स्मगल किए। इन ड्रोन्स को सीधे एयर डिफेंस रडार्स और चीनी HQ-9B बैटरियों के ठीक बगल में आम पार्किंग लॉट्स में खड़ा कर दिया गया। बिसात बिछ चुकी थी, मोहरे अपनी जगह ले चुके थे, शिकार पूरी तरह फंस चुका था। अब सिर्फ प्रहार के उस खौफनाक हुक्म का इंतजार था। अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस और फिर जून 2025 में 12 दिनों का वो महायुद्ध लड़ा गया जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया। इस हमले की शुरुआत गोलियों से नहीं हुई। इजराइल के लड़ाकू विमानों के उड़ने से भी पहले अमेरिका की स्पेस कमांड और साइबर कमांड ने अपना पहला अदृश्य वार किया। उन्होंने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 1100 से ज्यादा आम कमर्शियल जहाजों के GPS और AIS ट्रैकिंग डेटा को स्पूफ कर दिया, यानी डेटा के साथ ऐसी भयंकर छेड़छाड़ की जिसने ईरान के रडार ऑपरेटर्स को दिमागी रूप से लकवा मार दिया। उनकी स्क्रीन्स पर अचानक लाल रंग के हजारों निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो समंदर के भारी जहाज पानी छोड़कर आसमान में उड़ते हुए सीधे ईरान के एयरपोर्ट्स, सरकारी मंत्रालयों और न्यूक्लियर ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हों। रडार बंकरों में चीख पुकार मच गई। सिस्टम्स में एक साथ हजारों अलर्ट बजने लगे। ऑपरेटर समझ ही नहीं पाए कि असली खतरा कहां से आ रहा है और ये एक हैकिंग है या असली हमला। उसी वक्त एक और खौफनाक साइबर हमला हुआ। लाखों ईरानियों और फौजियों के मोबाइल फोन में मौजूद बेहद मशहूर धार्मिक कैलेंडर ऐप बदे सबा को हैक कर लिया गया और उस ऐप के जरिए सीधे सत्ता विरोधी मैसेज, फौजियों को बगावत करने के निर्देश और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नोटिफिकेशंस बजने लगे।
पूरे देश की सड़कों और मिलिट्री बेस में एक खौफनाक अफरा तफरी मच गई और इस भयानक दिमागी अंधेरे और भ्रम का पूरा फायदा उठाते हुए आखिरकार आसमान से मौत ने दस्तक दी। इजरायली वायुसेना के 5th जनरेशन F-35 अधीर स्टेल्थ फाइटर्स और F-15 रैम जेट्स ने सीरिया और इराक के वायु क्षेत्र को चीरते हुए ईरान की सीमा में प्रवेश किया। रडार अभी भी उन 1100 नकली जहाज़ों की उलझन में फंसे हुए थे। तभी जमीन पर मौजूद मोसाद के स्लीपर सेल्स ने अपना आखिरी और सबसे घातक दांव चला। जेट्स के रडार की रेंज में पहुंचने से चंद सेकंड पहले उन खड़ी हुई गाड़ियों में छिपे माइक्रो ड्रोन्स अचानक एक्टिवेट हुए और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल पास से ईरान के अर्ली वार्निंग रडार्स को उड़ा दिया। चीन के वो अत्याधुनिक HQ-9B सिस्टम, जिन पर नतान्ज न्यूक्लियर साइट और सर्वोच्च नेता की रक्षा का भारी जिम्मा था, वो पूरी तरह नाकाम और अंधे साबित हुए। आसमान से 580 किलो वजनी रैम्पेज एरोबैलिस्टिक मिसाइलें और रॉक्स मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से नीचे गिरीं। ये मिसाइलें एंटी जैमिंग तकनीक से लैस थीं, जो रडार के सिग्नल्स को पकड़कर उसी पर पलटवार करती थीं। पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का अंडरग्राउंड बेस, खिजिर और शाहरोद के मिसाइल कारखाने एक पल में आग और राख के ढेर में बदल गए। वो 12 प्लैनेटरी सॉलिड फ्यूल मिक्सर मशीनें, जो ईरान की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा गुरूर थीं, सेकंडों में पिघल गईं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की रीढ़ की हड्डी एक झटके में टूट चुकी थी। इसके साथ ही पायल एयरपोर्ट पर मौजूद शहीद 136 ड्रोन्स की विशाल अंडरग्राउंड फैक्ट्री को भी मलबे में बदल दिया गया, जिससे यूक्रेन युद्ध में रूस को जाने वाले ड्रोन्स की सप्लाई भी पूरी तरह ठप हो गई। यही नहीं, इजराइल ने AI से जुटाए गए जासूसी डेटा का इस्तेमाल करके चुन चुनकर ईरान की टॉप लीडरशिप का शिकार किया। IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी और एरोस्पेस कमांडर अमीर अली हाजीजादेह को एक एक करके अचूक प्रहारों से मौत के घाट उतार दिया गया। और 28 फरवरी 2026 को वो हुआ जिसने इस पूरे युद्ध का अंत कर दिया। पास्चर स्ट्रीट पर हुआ वो खौफनाक प्रहार, जिसने सेलुलर जैमिंग का इस्तेमाल करके सर्वोच्च नेता को मिटा दिया और एक पूरे साम्राज्य को बिना सिर के धड़ में बदल कर रख दिया। उन खौफनाक हमलों के बाद ईरान का वो अभेद्य किला अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। खौफ का वो भारी पर्दा जो उन्होंने दशकों से अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दुनिया पर डाला था, अब खुद उनके गले का फंदा बन गया था। सर्वोच्च नेता की मौत की खबर फैलते ही ईरान की सड़कों पर बगावत की आग भड़क उठी। लोग उस कट्टरपंथी शासन के खिलाफ आज़ादी के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए, जो कल तक उन्हें बेरहमी से कुचलता था। लेबनान में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह की मौत और सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने से ईरान का वो अहम लॉजिस्टिक पुल हमेशा के लिए कट चुका था, जो हथियारों को भूमध्य सागर तक पहुंचाता था। ईरान अब अपनी ही जमीन पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका था। लेकिन इस महायुद्ध और तबाही की गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट के रेतीले तूफानों तक सीमित नहीं रही। इसके झटके सीधे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की मजबूत दीवारों तक महसूस किए गए। ईरान की तबाही का सीधा मतलब था ग्लोबल इकोनॉमी में एक भयानक भूचाल। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम रातों रात 8 से 10% उछलकर $85 प्रति बैरल के खतरनाक आंकड़े को पार कर गए। भारत, जो एक तेजी से बढ़ती महाशक्ति है और अपनी ऊर्जा जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से आयात करता है, इस आग की सीधी तपिश महसूस कर रहा था। रूस के तेल टर्मिनल्स पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों और बर्फीले तूफानों की वजह से वहां से भी सस्ते तेल की सप्लाई रुक रही थी। ईरान की बची खुची नौसेना ने बौखलाहट में दुनिया की सबसे अहम समुद्री तंग गली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने और कमर्शियल समुद्री जहाजों पर माइन और मिसाइल से हमले तेज करने की धमकी दे डाली। भारत का महत्वाकांक्षी चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अब सीधे तौर पर दांव पर था। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और अस्तित्व का संकट बन सकता था। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी चाणक्य नीति और कूटनीतिक शौर्य का वो रूप पूरी दुनिया को दिखाया, जो आज के न्यू इंडिया की असली और खौफनाक पहचान है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने फैसले ले या खोखली धमकियों से डर जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक अभूतपूर्व और बेहद जटिल कूटनीतिक बिसात बिछाई।
एक तरफ जहां अमेरिका का नया ट्रंप प्रशासन भारत पर रूसी तेल न खरीदने का भारी दबाव बना रहा था और भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा था, वहीं डोभाल ने वॉशिंगटन की आंखों में आंखें डालकर स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी रणनीतिक आज़ादी और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगा। डोभाल का स्पष्ट संदेश था कि भारत धमकियों से नहीं डरता। दूसरी तरफ ईरान के दूतावास ने जब अपनी आधी झुकी हुई झंडी के साथ भारत से इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा करने की सार्वजनिक गुहार लगाई, तो भारत ने उस कूटनीतिक जाल को बेहद चालाकी से काट दिया और एक सधी हुई तटस्थता बनाए रखी। भारत ने मिडिल ईस्ट में शांति की अपील जरूर की, लेकिन अपने भरोसेमंद रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदार इजरायल का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। डोभाल में इजरायली विदेश मंत्री गिदॉन सार के साथ दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल बैठक कर पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया कि भारत का कूटनीतिक स्टैंड फौलाद की तरह मजबूत है। आज दुनिया एक सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठी है। पुराने कूटनीतिक नियम टूट चुके हैं और मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और भूगोल बदल रहा है। लेकिन इस बदलते हुए खौफनाक विश्वक्रम में भारत सिर्फ एक खामोश दर्शक नहीं है, भारत अपनी शर्तों पर इतिहास लिख रहा है। हम दुनिया में शांति के सबसे बड़े पक्षधर हैं, लेकिन दुनिया को ये याद रखना होगा कि हमारी शांति हमारी कमजोरी नहीं है। जब पूरी दुनिया युद्ध के खौफ और आर्थिक मंदी के साए में कांप रही है, तब भारत की अडिग विदेश नीति और सरहदों पर सीना ताने खड़े हमारे जवानों का अदम्य साहस हमें एक विशाल चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रखता है। अगर आपको भी भारत की इस बेखौफ कूटनीतिक ताकत और हमारे वीर जवानों के अदम्य शौर्य पर सीना चौड़ा करने वाला गर्व है, तो वृत्तांत AI को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में वो 2 जादुई शब्द जरूर लिखें जो हर सच्चे हिंदुस्तानी की रगों में लहू बनकर दौड़ते हैं। जय हिंद।